सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस शॉट संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे और कॉल भी आया कि भैया ये बताइए इस बार एग्जाम कब होने वाला है, और मेन पॉइंट है कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जा रहा है और क्या मैं अभी अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लूं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये वीडियो उन्हीं के रिगार्डिंग है। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार जेई में बैठने वाले हो तो मैं तो कहूंगा इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार बच्चा ऐसा होता है कि फॉर्म में बहुत सारी गलतियां कर देता है और बाद में पछताता है कि सर मेरे को ये पता नहीं था, अगर मेरे को ये पता होता तो मैं ईडब्ल्यूएस पहले ही लगा देता, मेरे को ये फायदा मिल जाता। भैया मेरे से ये गलती हो गई, भैया मैंने इस स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में गलती कर दी। बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि करेक्शन फॉर्म जब खुलता है तो भी बच्चा उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है, और कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो करेक्शन फॉर्म में भी नहीं सुधारी जा सकती। तो इन सारी चीजों को आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। गाइज, आई एम संदीप विश्वकर्मा फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड नाउ आई एम डायरेक्टर एट एसटीबीजी। एंड एवरी ईयर मैं हर साल 7 8 10 हज़ार बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाई देता हूँ। पिछले 4 से 5 कॉलेज में मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम्स कॉलेज में हमने पहुंचाया है। एंड अपार्ट फ्रॉम अ करियर काउंसलर, आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर ऑल्सो। सो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो देखो, पहले तो कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम था, कुछ बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम था कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया 75% मेरा नहीं है, तो क्या मैं जेई मेन के लिए एलिजिबल हूँ? 75% क्राइटेरिया नहीं है। और तीसरी चीज है कि भैया एग्जाम कब होगा, हमें अपना टारगेट कैसे बनाना चाहिए, किस डेट को एटलीस्ट अपन टारगेट करके चले, किस डेट तक अपना एग्जाम हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। देखो, मैं पहले लास्ट ईयर का सिनेरियो आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, और इस सिनेरियो को अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हें इस पर्टिकुलर जेई की जर्नी में क्या क्या करना है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ छोड़ के सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं पूरा चार्ट आपको एक बार में ही क्लियर एंड कट समझा देता हूं। देखो, लास्ट ईयर का सिनेरियो क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो ये आएगा, इसमें आप चाहो तो दोनों साल का, मतलब सॉरी, दोनों सेशन का एक साथ भर लो, या आप चाहो तो किसी एक सेशन का भी भरो, दूसरे सेशन का बाद में भरना। और एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ आपको एक बार ही भरना है, ठीक है। किसी भी सेशन में आप अप्लाई कर रहे हो, आप दोनों सेशन का अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन एक ही एप्लीकेशन नंबर से भरना है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एप्लीकेशन नंबर से भरना है। अगर आप अलग अलग एप्लीकेशन नंबर से भर रहे हो तो वो जो है, वो उस केस में आपका निरस्त भी हो सकता है, आपका जो फॉर्म है वो रद्द भी किया जा सकता है, और आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है। ओके। अब जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आया था 1 नवंबर से भरा जाना शुरू हुआ था, और पूरा 1 महीने का टाइम देता है एनटीए। ऐसा नहीं है कि अभी 10 दिन में फॉर्म बंद कर देगा, या आज फॉर्म आया और 5 दिन में बंद हो गया, ऐसा नहीं है। फॉर्म जब भी आता है एप्लीकेशन फॉर्म, टोटल 1 महीने का टाइम मिलता है। तो आप पिछली बार 1 तारीख से लेके 30 नवंबर तक का टाइम उसने दिया था। बाद में उसने डेट बढ़ा के आई थिंक 4 दिसंबर कर दिया था। 4 दिसंबर कर दिया था, तो डेट इन लोगों ने बढ़ा दिया था, एनटीए वालों ने। तो टोटल 1 महीने का टाइम मिलेगा। अब फॉर्म कौन भर सकता है? तो फॉर्म कोई भी बच्चा भर सकता है, चाहे आपका 75% हो या ना हो। 75% जो क्राइटेरिया है वो एडमिशन के लिए है, कि आप जेई मेन में एडमिशन, मतलब जेई मेन के एग्जाम के थ्रू आप एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहो, या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना चाहो, या जीएफटीआई में एडमिशन लेना चाहो, तो अगर 75% से कम है आपके बोर्ड में, या टॉप 20 परसेंटाइल से कम है आपके बोर्ड में, तो उनमें एडमिशन नहीं हो सकता है, वहां आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हो। एग्जाम देने के लिए नहीं है। जेई एडवांस के थ्रू अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो अगर आपके 75% से कम है तो आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन जो जेई मेन का एग्जाम है, इसको कोई भी बच्चा दे सकता है। जो बोर्ड में अपीयर हो रहा है वो भी दे सकता है, जो बोर्ड पास आउट हो चुका है वो भी दे सकता है। अगर इनफैक्ट आपके 75 से कम है, 50% है, 60% है, तो भी आप जेई मेन बेझिझक दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जेई मेन के अलावा बहुत, मतलब जेई मेन के स्कोर को एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के अलावा बहुत सारे ऐसे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन देते हैं। जैसे अगर आपका 60% से ज्यादा है पीसीएम में, तो आप जैक दिल्ली के कॉलेज, एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू, या फिर अगर 55% से ज्यादा है, 60 से कम है, तो फिर आप
आईपीयू के कॉलेज जैसे यूएसआईसीटी, एमएआईटी, एमएसआईटी, एचबीटीयू, इन सारे कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। तो देयर आर मेनी कॉलेजेस जो आईआईटी मतलब आईआईटी एनआईटी के अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिन पर एडमिशन लेने के लिए 75% की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पीसीएम में 55% या 60% है तो भी आप एलिजिबल हो। इस पर मैं वैसे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो जेई का एग्जाम देने के लिए कोई भी बच्चा एलिजिबल है अगर उसने 12th किया है या 12th में अपियरिंग है तो मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें जो फॉर्म भरने के लिए जो फीस लगेगी वो 1000 रुपए लगती है मेल के लिए और 800 रुपए लगता है फीमेल के लिए। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है जैसे एससी एसटी टाइप का तो 500 रुपए ही लगता है मेल या फीमेल के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म इस साल का अभी नहीं आया है, इस पर अभी आने वाला है क्योंकि हर साल ये नवंबर में ही स्टार्ट होता है। दूसरा है करेक्शन विंडो। देखो करेक्शन विंडो पिछली बार 6 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक हुआ था, क्योंकि 4 दिसंबर तक तो फॉर्म ही भरा गया था। 4 दिसंबर तक फॉर्म भरा गया था और उसके 2 दिन बाद करेक्शन विंडो ओपन हुआ। तो जिन्होंने फॉर्म में कोई गलती करी थी वो करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद से क्या होता है, तीसरा जो फेज है उसमें आपका सिटी अनाउंस किया जाता है कि आपका एग्जाम कौन से सिटी में होने वाला है और किस डेट को होने वाला है, ये आपको अनाउंस किया जाता है। अब पिछली बार क्या हुआ था ना, ये एग्जाम से 1 या 2 वीक पहले आ जाता है। एग्जाम से 1 या 2 वीक पहले आ जाता है। और फिर है एडमिट कार्ड। आपने फॉर्म भरा, अगर किसी की गलती हुई तो उसने अपना करेक्शन विंडो में जाके करेक्ट कराया, फिर ये देखा कि कौन से सिटी में उसका एग्जाम है और फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। एडमिट कार्ड एग्जाम के 3 दिन पहले आ जाएगा और 3 दिन पहले आएगा। जैसे पिछली बार 27 तारीख से एग्जाम हुआ था, मतलब बीटेक वालों का एग्जाम 27 से लेके 1 फरवरी तक हुआ था। देखो इसमें क्या होता है ना, एक दिन में 2 शिफ्ट में कराया जाता है और लगभग 8 शिफ्ट में होता है। ये डिपेंड करता है कि कितने शिफ्ट में, 8 से 10 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो डिपेंड कर रहा है कि कितने शिफ्ट में होने वाला है और एक दिन में 2 शिफ्ट आपका कराया जाने वाला है। तो ये 27 से लेके 1 फरवरी तक पिछली बार एग्जाम चला था और आपका एग्जाम किसी भी डेट में पड़ सकता है। सबका एग्जाम एक दिन नहीं, एक डेट को ही नहीं होगा। ये 8 शिफ्ट में टोटल, 8 से 10 शिफ्ट में टोटल एग्जाम जेईई मेन का कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि प्योरली ऑनलाइन मोड से होता है। सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब इसके बाद एडमिट कार्ड आने के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और एग्जाम में जाइए। एग्जाम में जाने के बाद से क्या होगा, लास्ट ईयर जो एडमिट कार्ड आया था ये 24 तारीख, जैसे 27 को जिनका एग्जाम था 24 से एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया था। तो एग्जाम के जस्ट 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। लेकिन कौन से सिटी में आपका एग्जाम है वो 1 हफ्ते पहले ही आपको पता चल जाएगा। वो आपको वहां से चेक करना पड़ेगा। अब आगे जो जो करना होगा मैं सब आपको बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद से एग्जाम देने के बाद से, एग्जाम देकर जब आप आते हैं तो उसके बाद से आपका सबसे पहला काम ये रहता है प्रोविजनल आंसर की चेक करना। आपको मेल के द्वारा आपको रिस्पॉन्स सीट दिया जाता है। अगर मेल नहीं आ रहा है तो आप वेबसाइट से अपनी रिस्पॉन्स सीट जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम 1 तारीख को खत्म हो गया था, 1 फरवरी को खत्म हो गया था, तो इन लोगों ने क्या किया था, 6 फरवरी को सबका प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पे डाल दिया था और रिस्पॉन्स सीट डाल दिया था। ये 6 फरवरी को डाल दिया था और बोला था कि भैया अगर आपको लग रहा है कि आंसर की में कोई मिस्टेक है तो आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इसी आंसर की के बिहाफ पर आपका रिजल्ट आता है। उसी आंसर की से मैच करके मतलब कंप्यूटर मैच करके आपका रिजल्ट देने वाला होता है। तो आप क्या करोगे कि आप एग्जाम देकर आए और 6 तारीख को, जैसे पिछली बार 6 तारीख को इन्होंने प्रोविजनल आंसर शीट डाल दिया था, तो आप आंसर शीट डाउनलोड किए और अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड किया और आपने अपना कैलकुलेट किया। आपको लग रहा है कि आंसर सी में कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसको क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो 200 रुपए देकर। 200 रुपए पर क्वेश्चन देके आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। आपने चैलेंज किया, चैलेंज करने के बाद सब लोग चैलेंज करते हैं जिन जब भी उनको लगता है कि एनटीए ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है प्रोविजनल आंसर की में, या इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया प्रोविजनल आंसर की में, तो लोग क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। चैलेंज के बाद से एनटीए एक फाइनल आंसर की रिलीज करती है। अब पिछली बार जो 1 तारीख को लास्ट एग्जाम हुआ था, उन सब एग्जाम्स का फाइनल आंसर की 12 फरवरी को इसने दिया था। और जैसे ही फाइनल आंसर की वो रिलीज करती है उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, रिजल्ट रिलीज कर देते हैं। तो पिछली बार 12 तारीख को ही रिजल्ट आ गया। इसका मतलब जनरली ये देखा जाता है कि एग्जाम होने के 10 से 15 दिन के अंदर ही एनटीए आपका क्या कर देती है, रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। तो पिछली बार 12 फरवरी को अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। अब रिजल्ट आता है तो जब सेशन 1 का रिजल्ट आता है, जब सेशन 1 का रिजल्ट आता है, अगर मैं सेशन 1 के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ परसेंटाइल लिखा रहता है, रैंक नहीं लिखा रहता है, सिर्फ परसेंटाइल लिखा रहता है। देखो ये लोग मार्क्स तो कभी नहीं दिखाते हैं, परसेंटाइल दिखाते हैं कि आपके फिजिक्स में इतने परसेंटाइल आ रहे हैं,
केमिस्ट्री में इतने आ रहे हैं और मैथ्स में इतने आ रहे हैं, वैसे अगर मार्क्स दिखाने लगेंगे तो फिर मारामारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग परसेंटाइल स्कोर दिखाते हैं, तो सेशन 1 में परसेंटाइल स्कोर आता है, और जो अभी सेशन 1 में हमने डिस्कस किया सब कुछ सेशन 2 के लिए फिर से होता है, क्योंकि आपका रिजल्ट आया 12 फरवरी को, 12 फरवरी के बाद से इन लोगों ने फिर से फॉर्म ओपन कर दिया सेशन 2 के लिए। अब जिसने सेशन 1 में अप्लाई किया था पहले से, उसको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जिसने सेशन 1 में अप्लाई नहीं किया था, वो अब क्या करेगा, सेशन 2 में फिर से अप्लाई करेगा। अब आप कुछ लोग बोलते हैं कि भैया क्या दोनों में बैठना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोनों में, सेशन 1 और सेशन 2, इन दोनों में जिसमें आपका सबसे बेस्ट परसेंटाइल आएगा, उसी के बिहाफ पर, उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक बनेगा। तो बेस्ट ऑफ मतलब इसमें से बेस्ट ऑफ 1 आपका काउंट किया जाएगा, इन दोनों में जो भी बेस्ट होगा वही आपका काउंट किया जाएगा। तो अगर आप 2 बार दोगे तो चांस ज्यादा रहता है कि अच्छा हो जाए। अगर आप 1 बार दे रहे हो तो वही आपका फाइनल माना जाएगा। 2 बार दे रहे हो तो दोनों में से जो बढ़िया वाला है उसी परसेंटाइल के बिहाफ पर आपका क्या काउंट किया जाता है, स्कोर काउंट किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप 2 बार दो, पर रिकमेंडेड यही होता है कि आप जितनी ज्यादा बार दोगे उतना ज्यादा चांस रहता है कि आपका उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी ज्यादा बार आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो यही आपको प्रक्रिया अपनाना है। और इस बार अगर मैं बात करूं कि इस बार ऐसा ये एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, तो देखो नवंबर के फर्स्ट वीक से लेके दिसंबर के फर्स्ट वीक तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक या नवंबर के लास्ट तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। तो आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। और लास्ट एग्जाम का डेट क्या हो सकता है, तो देखो जनवरी के लास्ट वीक से लेके फरवरी के फर्स्ट वीक तक अपना एग्जाम हो सकता है। एक दिन में तो कोई एग्जाम होता नहीं है, 4-5 दिन में एग्जाम होता है ना। तो अभी जनवरी के लास्ट वीक से लेके फरवरी के फर्स्ट वीक तक अपना एग्जाम होने की संभावना है। और अपना रिजल्ट जो है सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ फेब तक अपना आ जाएगा सेशन 1 का। और सेशन 1 का आ जाएगा तो जैसे ही सेशन 1 का रिजल्ट आता है, उसके कुछ दिन बाद ही सेशन 2 स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही सेशन 2 स्टार्ट होगा, आई विल टॉक अबाउट दैट। तो आपको मान के चलना है कि भैया ऐसे मान के चलो 25 या 20, तुम अपना 20 या 25 जनवरी तक मानो कि 20 या 25 जनवरी के बाद से हो सकता है तुम्हारा एग्जाम क्या हो जाए, तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो बी रेडी फॉर योर एग्जाम, तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। अब बात करते हैं यार क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आपके पास एक आधार कार्ड या फिर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होनी चाहिए, फोटो, सिग्नेचर, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th की मार्कशीट, और जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनके लिए क्लास 12th की मार्कशीट, और अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्या डालना है, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपने जहां से 12th किया है वही आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी काउंट की जाएगी। जैसे अगर मान लो तो आप हो यूपी के, आपने 12th किया बंगाल से, तो अब आप एनआईटी दुर्गापुर और एनआईटी शिवपुर में होम स्टेट कोटा को क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए होम स्टेट क्या हो जाएगा, बंगाल। ओके, बात समझ में आ रहा है? वेस्ट बंगाल से अगर आपने किया तो आपका बंगाल हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लूं क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं बनाना है, आपको 1 अप्रैल के बाद आप बनवा लीजिएगा। SC ST वाले तो बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं है, SC ST वाले कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप AWS हो या खासकर OBC हो, तो ओबीसी वालों को तो मैं बोलूंगा भैया आप अभी यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछेगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, तो आपको उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। बाकी रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ेगी, आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पर, काउंसलिंग के टाइम पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं भी हो तो आपको डाल देना है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में डाउट होता है कि यार मैं ईडब्ल्यूएस हूं या नहीं हूं, मैं ईडब्ल्यूएस हूं लेकिन पता नहीं मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, मैं क्या करूं। तो उस केस में तुम क्या करो ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना यहाँ पे दिखा दो कि मैं ईडब्ल्यूएस हूं, बाद में काउंसलिंग के टाइम पे ईडब्ल्यूएस बनवा लेना। अगर नहीं बनेगा तो तुम जनरल में खुद को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो। तो अभी आप क्या करिए, अपनी कैटेगरी जरूर चूज करिए। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो कैटेगरी छोड़िए नहीं कि सर्टिफिकेट नहीं है तो यार क्या मतलब कैटेगरी क्लेम करने का, अगर नहीं बन पाया तो फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि भैया हमारा सर्टिफिकेट बन नहीं पाया या मेरा सर्टिफिकेट इनवैलिड है, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ इन जर्नल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में मैं चेंज कराना चाहता हूं, तो जनरल कैटेगरी में अब चेंज हो जाएगा, ज्यादा कोई सच परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो ये सारी चीजें अगर पीडब्ल्यूडी कोई है तो ही जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज सबको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक डॉक्यूमेंट लगेंगे, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद से
एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद एग्जाम देना, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट चेक करना है। यही लगभग टाइमलाइन रहने वाली है। टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया, तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो। सिर्फ और सिर्फ क्या करो, अपने स्टडी पर फोकस करो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा यूट्यूब पे दिमाग मारोगे, डेली यही देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, तो इट विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड इट विल बी अ वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। जिस टाइम में अभी आप हो, दिस इज अ वेरी गोल्डन पीरियड, क्योंकि जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसमें बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, और यही रीजन है कि जनवरी अटेम्प्ट में स्कोर करना इट्स वेरी वेरी इजी। लेकिन जब आप अप्रैल शिफ्ट में जाते हो, अप्रैल अटेम्प्ट में जाते हो, तो वहां पर स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ मार्क्स नहीं चल रहा है, परसेंटाइल परसेंटाइल चल रहा है। तो इनिशियली क्या होता है, जनरली वाले शिफ्ट में क्या होता है, कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल बनने का चांस होता है। बाद में क्या होता है कि बाद में ज्यादा मार्क्स पर भी उतना परसेंटाइल बने, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बिकॉज तब तक मोस्टली लोग अपना सिलेबस भी कवर कर चुके होते हैं, स्ट्रेटजी भी बना चुके होते हैं। जनवरी वाले अटेम्प्ट में बच्चे भी कम बैठते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम सिलेबस अपना कवर किए होते हैं, खासकर बोर्ड वाले। तो ये आपका, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा खासा एक प्लस पॉइंट है। सो आप हार्ड वर्क स्टार्ट करो एंड डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड रैंक, गुड परसेंटाइल। बाकी जैसे आगे कोई न्यूज आती है तो आई विल टेल यू थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पूरे अभी आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से लेके आपके कॉलेज जाने तक अगर सबसे ज्यादा कोई हेल्पफुल चैनल रहने वाला है तो दैट विल बी एसटीबीजी। तो जस्ट फॉलो एसटीबीजी एंड आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।